जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अब हम प्रॉपरली जंप इन करने लगे हैं CMA में। वैसे पहले भी प्रॉपरली जंप इन किया हुआ था, ऐसी बात नहीं है कि पहले हमने CMA से बाहर कोई चीज़ें की हैं। हमने आधा चैप्टर ख़त्म कर दिया था, 2 क्वेश्चन किए थे हमने। कल क्वेश्चन मुकम्मल हो गया था ना? घर जाके किया? हुआ या नहीं? हो गया? अब तो नहीं प्रॉब्लम है? चेक कर लूं? क्यों भाई, चेक कर लें एंड से? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। और किससे पूछूं मैं? हाँ जी, चेक कर लूं? अच्छा, इधर से जी, चेक कर लूं? ठीक है। झूठ बोलना भी कॉन्फिडेंस से चाहिए है ना? अच्छा जी, नहीं मैं चेक कर लूंगा बाद में इंशाल्लाह। गुजरते ज़रा पहले ज़रा थोड़ा सा हम कर लें। पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट कल हमने डिस्कस कर दिया था, कोई मसला हमें नहीं है। जो सा पूरा ट्री चलकर पहुंचेगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट कॉस्ट। और जो अलहदा से होगा एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये क्या होंगे? पीरियड कॉस्ट। अंडर ओवर वाले जो होंगे वो क्या होंगे? पीरियड कॉस्ट। फिर अगली बात थी कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्या था जी कॉस्ट ऑब्जेक्ट? जिस भी आइटम की आपने कॉस्ट मालूम करनी है वो क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। चाहे वो क्लास है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो एक रूम है, जो भी है जिसकी कॉस्ट चाहिए आपको वो क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। वेल डन। खर्चे 2 किस्म के होते हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स खर्चे वो जो क्या रहते हैं? थ्रू आउट द पीरियड सेम थ्रू आउट पीरियड सेम रहते हैं। ये क्या है? फिक्स्ड खर्चा है। क्या? लाइक फॉर एग्जांपल रेंट और ना 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 हाँ जी, लेबर का खर्चा समटाइम्स फिक्स होता है। ऐसी लेबर जो फिक्स्ड पे के ऊपर है, फिक्स्ड पेड मैनेजमेंट ऑब्लिक लेबर, ऐसे लोग जो फिक्स्ड पे के ऊपर हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट होगी। और ऐसे लोग जो पर यूनिट बेस्ड होंगे वो वेरिएबल। ठीक है जी, पर यूनिट बेस्ड क्या होगा? लेबर। ये क्या होगी? वेरिएबल। इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है? इसके अंदर 2 चीजें हैं, इसके अंदर फिक्स भी है और वेरिएबल। कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ पार्ट वेरिएबल। तो CMA के अंदर बड़ा जरूरी होता है फिक्स पार्ट को अलहदा किया जाए और वेरिएबल को अलहदा किया जाए। और उसके लिए 2 मेथड होते हैं जनरली। CMA में एक ही मेथड है अलहदा अलहदा करने के लिए, वो भी हम पढ़ेंगे। उस मेथड को कहते हैं हाई लो मेथड। लिख देता हूं मैं, लेकिन पढ़ेंगे हम बाद में। फिक्स्ड प्लस वेरिएबल को क्या करना है? सेपरेट करने के लिए
हाई लो मेथड इस्तेमाल होगा CMA में। और एक सादा काम हो सकता है, एक और मेथड होता है जिसको हम MFA में जाके, इससे अगले स्टेप के ऊपर जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलग-अलग थोड़ा सा कर दिया गया कि एक लेवल पर एक चीज़ है तो दूसरे लेवल पर दूसरी चीज़ है। एक ज़माना था जब दोनों इकट्ठी हुआ करती थी, क्योंकि कोर्स भी वो सारा MFA में जो गया है वो CMA में हुआ करता था, तो तब दोनों मेथड हुआ करते थे हमारे पास। लेकिन अब इस वक्त क्या है, अगर कोई ऐसा खर्चा जो इकट्ठा में दे दिया जाए, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों चीज़ें उसमें शामिल हों, तो हमें उसको क्या करना होता है, अक्सर अलग-अलग करना। उसके लिए जो मेथड यूज होता है उसका नाम हाई लो मेथड है, पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह बाद में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसकी कहानी तो पता चल गई होगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट हो गए, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग हो गए, जिसको क्या बोलते हैं हम, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, ये तो पहले से पता है आपको। स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट या स्टेप्ड वेरिएबल कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप्ड कॉस्ट, हम खाली स्टेप्ड की कहानी करते हैं, स्टेप्ड वेरिएबल को छोड़ देते हैं, स्टेप्ड फिक्स्ड की बात करते हैं। हैं ना करो यार, मैं नहीं बोलता। हम पेपरलेस एनवायरनमेंट और वायरलेस एनवायरनमेंट चाहते हैं, लेकिन ये बात नहीं मान रहा, उक्का ही गया। कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। क्यों, कल क्या हुआ है? नहीं, कोशिश ये होगी कि कोई आपकी थोड़ी सी क्लास ना जरा जल्दी करवा दी जाए। यस, किसी ना किसी तरीके से देखूंगा ना, सोचूंगा। 10 मिनट की क्लास, गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, थैंक यू वेरी मच। ले जी, ये स्टेप क्या है? स्टेप का मतलब सीढ़ी। वेल डन, क्या आप जबरदस्त बात कही है। अच्छा, अब स्टेप फिक्स कॉस्ट की मिसाल। 5 वर्कर काम कर रहे हैं, उन वर्कर के साथ एक बंदा, एक सुपरवाइजर काम कर रहा है। हर 5 पर्सन्स के ऊपर एक सुपरवाइजर है जो उसको सारे 5 बंदों को चलाता है और सुपरवाइज करता है। अब एक कंपनी है जिसके अंदर 5 वर्कर काम कर रहे हैं, तो सुपरवाइजर की सैलरी अज्यूमिंग 25,000। 5 सुपरवाइजर के साथ जूं ही छठा सुपरवाइजर आएगा, एक और सुपरवाइजर रखना पड़ेगा। 6 वर्कर आएगा तो रखना पड़ेगा। एक अदद सुपरवाइजर मजीद आ जाएगा, तो ये वाला खर्चा क्या हो जाएगा? 2 सुपरवाइजर का। 2 सुपरवाइजर की 25,000 सैलरी कितनी हो जाएगी? 50। और जब वर्कर 10 हो जाएंगे, जी, तो एक और सुपरवाइजर, एक और सैलरी, तो खर्चा मजीद बढ़ जाएगा। आसम में लग गई। तो होता यह है कि जब आप चल रहे हैं, एक सर्टेन लेवल पर फिक्स कॉस्ट चल रही है, लेकिन जब आप कोई चेंजेस लेकर आते हैं, मसलन ये वर्कर्स मजीद ऐड अप हुए फॉर द प्रोजेक्ट्स, या आपका बिजनेस बढ़ा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा वर्कर्स होंगे। जब ज़्यादा वर्कर होंगे तो सुपरवाइजर भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता खर्चा कर क्या हो जाएगा? स्टेप लेते हुए बढ़ता रहेगा। दिस इज कॉल्ड स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। मिसाल मैंने कौन सी दी है जी? सुपरवाइजर सैलरी। ईच सुपरवाइजर supervise 5 workers।
एनी कन्फ्यूजन, कोई डिफ़िकल्टी? चलें नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, होमवर्क ये तो क्लास में किया था तुमने? नहीं, क्लास में नहीं किया। नहीं नहीं, क्लास की राइटिंग ये वाली है। अच्छा ठीक। इतनी सीधी लाइनें क्लास में लगती हैं। अच्छा, वो किधर है WIP का अकाउंट? WIP का ये, इसकी वर्किंग किधर है? इसकी वर्किंग के पीछे ये सारी वैल्यूज इधर से जो टाइप करके 80,000। ठीक है। हाँ जी, होमवर्क ये नहीं आनी, ये वाली लाइन नहीं आनी, ये गलती से लग गई है। ए ये लाइन नहीं आनी बच्चों, ये ऐसे जाना है। कोई बात नहीं। हाँ जी, ये तो क्लास का लिखा हुआ लग रहा है। अच्छा, ओ ज़बरदस्त, बच्चा बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। क्लास वर्क लहदा है, होमवर्क लहदा है। ये नीचे जो बॉटम पे लाइन लग गई है, ये नहीं लगानी, इसको मिटा दें। ठीक है, इसकी वर्किंग किधर है? ठीक है, क्रॉसिंग नहीं की, क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं किया। 42 को कोई क्रॉस रेफरेंस दे देते, ABCD एनीथिंग यहाँ पर। जी बेटा, होमवर्क जी। अच्छा, ये नहीं लगाने, ये जो नीचे जा रहे हैं ना, ये लाइंस नहीं, ये स्टेप बस आ रहे हैं। होमवर्क आपने तो छुट्टी की थी। अच्छा जी, होमवर्क नहीं किया? ये किया हुआ है? कौन सी? तो आपने पूछा क्यों नहीं? जी हाँ हाँ हाँ, ये हम लोगों के यहाँ से 160 नहीं, ओवर और नहीं है, एक ही चीज़ लिखी हुई थी। ओवर, वो ओवर हमारे तो ओवर है। हाँ हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट किया है। नहीं, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, हमने खुद डायरेक्टली उसकी एंट्री सोची, एंट्री क्या है, उस एंट्री को लिख दिया। ठीक, एंट्री क्या थी? अंडर एब्जॉर्ब थी। अंडर एब्जॉर्ब थी मींस कॉस्ट ऑफ सेल मजीद बढ़ानी है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट FOH क्रेडिट। ठीक है, और इसकी उलट हो जाएगा अगर वो गिवन किया होगा तो उस हिसाब से ही सारी की सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। मींस मैं इस एक चीज़ को सिर्फ पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इस एक चीज़ को चेंज कर दूँ, पूरा सवाल चेंज हो जाएगा, आंसर सारे चेंज हो जाएंगे। होमवर्क ये इतनी छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से क्यों अकाउंट बना रही हैं? कोई सेहतमंद बनाने हैं, ठीक है? या अपने लिए ना आसानी पैदा करनी है, घर में काम उस तरह से करें जिस तरह से आपने पेपर में करना है। बात समझ लग गई? कोई बात नहीं, 2 रजिस्टर इजाफी लग जाएंगे। क्यों नहीं ली?
काम तो वैसे ही पुराना था, होमवर्क तो पुराना था, वो बच्चों को नहीं आ रहा था, इस वजह से कल क्लास में मैंने करवा दिया। अच्छा, अब जो सारी चीज़ें समझ नहीं लग रही थी वो सारी कल लगी हैं, समझना है, ठीक है। किधर है WAP का? यहाँ पे क्रॉसिंग क्यों नहीं किया आपने? रेफरेंस मीन्स यहाँ पर ये लिखें, यहाँ पर ये लिख दें, कहानी ख़त्म हो जाती है, वो एग्जामिनर ढूंढ लेगा आराम से। कुछ थोड़ा सा जानदार किस्म का काम करें, छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से अकाउंट बन रहे हैं, हर कोई नन्हे नन्हे से अकाउंट बना रहा है जी। सारे शेख हैं नहीं है, बात ये आप में तो इनबिल्ट है ना, फिर बाकियों में तो इनबिल्ट नहीं है ना। असर हो गया, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, ठीक है जी बेटा। ये तो यहाँ पे लिखा था आपने, घर जाके किया? अच्छा, इसकी क्रॉसिंग क्यों नहीं की? इसकी वर्किंग किधर है? 42,000 ज़बानी लिख दिया, किधर की? जो क्लास में की थी, नहीं जो आपने खुद बाद में प्रैक्टिस किया, ये तो ज़बानी याद कर लिया आपने। नहीं, कैलकुलेटर पे नहीं करनी ना बेटा, एग्जामिनर को समझाना है ना कि क्या किया है। नहीं, कल से ये काम नहीं करना। क्या मतलब? ये ऐसा काम नहीं करना, ये डब्बे नहीं बनाने ऐसे, मार्कर नहीं बनाने, मार्कर यूज नहीं करना। नहीं नहीं करना, वो काम करना है जो आपने, जैसा आप पेपर में कर रहे हैं। सो सिंपल इज दिस, कुछ भी नहीं करना, पेपर में ऐसे नहीं कर सकती आप, टाइम वेस्ट होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम वेस्ट होगा। स्पीड काम, सीए के अंदर जो है ना, सिर्फ एक बॉल पॉइंट की जरूरत है सीए करने के लिए, ओनली ब्लैक। लें जनाब, वेल डन, स्टूडेंट अच्छे बच्चे हैं, घर जाके उन्होंने काम किया हुआ है। प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या कुछ आता है? साइलेंट प्लीज, साइलेंट प्लीज। प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या कुछ आता है जी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे ही है। वेल डन। इन तीनों को इकट्ठा करें तो क्या चीज बनती है? प्राइम कॉस्ट। इन तीनों को इकट्ठा करें तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम कॉस्ट प्लस FOH भी बोला जाए तो प्रोडक्ट कॉस्ट बनेगी, ऐसे ही है, ठीक है। मटेरियल को अलग रख दें, मटेरियल ही फिनिश गुड में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। और मेजरली बाकी दो खर्चे रहते आते हैं, कौन कौन से? लेबर और FOH। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वेरी रेयर है, ठीक। तो ये जो दो चीजें हैं, क्या यही वाले खर्चे ऐसे हैं जो कन्वर्ट करते हैं मटेरियल को फिनिश गुड में? मींस मेजरली लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐसे ही है, ठीक। तो इसको फिर क्या बोल देंगे हम? कन्वर्जन कॉस्ट। क्या बोल देंगे? एक ही खर्चे वही हैं, बस मुख्तलिफ नाम है। कन्वर्जन कॉस्ट, मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने वाले खर्चे लेबर और FOH मेजरली ये होते हैं।
ऊपर भी सेम खर्चे लिखे थे मैंने, सेम खर्चे यहां पे लिख दिए हैं। एक डिफरेंस, एक बात है कि ये प्राइम कॉस्ट हो गई और ये FOH हो गया। और कन्वर्जन कॉस्ट में फिर क्या क्या कुछ आ गया, मेजरली एक डायरेक्ट लेबर और एक FOH। समझ लग गई? एक लेबर होगी और दूसरे खर्चे इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा, ये मटेरियल को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, फिनिश गुड में। तो ये एक और अल्टरनेट नेम हो गया कन्वर्जन कॉस्ट। तो लेबर और FOH इकट्ठे हो जाए तो ये कन्वर्जन कॉस्ट। मुख्तलिफ चैप्टर्स में मुख्तलिफ अंदाज से बातें होंगी हमारी। किसी में कन्वर्जन कॉस्ट का जिक्र होगा, किसी में वेरिएबल और फिक्स के सेपरेशन की कहानी होगी, किसी के अंदर प्राइम कॉस्ट और FOH की बातें होंगी। तो हमें सारी बातें पता होनी चाहिए, सारी प्रोडक्ट कॉस्ट ही हैं। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? बस आखिरी फर्क, आखिरी चीजें, प्रोडक्ट कॉस्ट की सेपरेशन करने की कहानी। ये जो वेरिएबल कॉस्ट्स हैं क्या हैं, इन वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तमाम किस्म की वेरिएबल कॉस्ट को इकट्ठा किया जाए तो मार्जिनल कॉस्ट। जो मटेरियल है, जो मटेरियल है, ये बताएं, कम यूनिट्स बनाएंगे कम लगेगा, ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे ज्यादा लगेगा जी? तो ये कौन सी खर्चा हो गया? डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट हुई। ठीक। जो लेबर है, एक डाइस बनाने के लिए शायद एक बंदा, 10 डाइस बनाने के लिए शायद 10 बंदे लगेंगे। ठीक। या 10 यूनिट्स बनाने में ऑब्वियसली वो लेबर क्या होगी, ज्यादा पैसे लेगी, 10 के हिसाब से पैसे लेगी। एक यूनिट बनाने में एक के हिसाब से, मींस ये भी कौन सी बेस पे होगी, यूनिट बेस पे, पर यूनिट बेस की कहानी आ गई। जब पर यूनिट की बेस की कहानी आएगी तो वेरिएबल की कहानी मेजरली। ठीक है, पर यूनिट ये सेम रहे और ओवरऑल टोटल बढ़ता जाए, 1 यूनिट के हिसाब से, 2 यूनिट के हिसाब से, 3 यूनिट के हिसाब से, 10 यूनिट के हिसाब से। तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल हो गया, डायरेक्ट लेबर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये क्या हैं, वेरिएबल है। बात क्लियर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, वेरिएबल है। फैक्ट्री ओवरहेड में थोड़ी बहुत कहानियां होंगी वेरिएबल, थोड़ी बहुत फिक्स। क्लियर? फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ खर्चे होंगे वेरिएबल, कुछ होंगे फिक्स। जो वेरिएबल हैं वो अगर ऊपर वाले वेरिएबल में इकट्ठे कर दिए जाएं तो ये मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या हो गए, सारे वेरिएबल हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। तो प्राइम कॉस्ट इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल है। डन। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड, वी स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, वेरिएबल FOH को शामिल कर दूंगा तो ये कौन सी कॉस्ट बन जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट। तमाम किस्म की वेरिएबल कॉस्ट को इकट्ठा कर दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, वेरिएबल। इसके अंदर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दें तो क्या बन जाएंगे, सारे वेरिएबल इकट्ठे हो जाएंगे और इसका नाम क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। क्या है, तमाम किस्म की वेरिएबल खर्चों को इकट्ठा कर दिया जाए तो मार्जिनल कॉस्ट। और इसके अंदर फिक्स FOH को शामिल कर दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हो जाएगी और इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्ट भी बोलेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कह लें, बोलते हैं। और ये सारी की सारी
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इकट्ठी हो जाएगी। यहां तक कोई मसला तो नहीं, कोई टेंशन? अभी हमने जस्ट खर्चों को क्या किया है, 2-3 अंदाज में हमने डिफ्रेंशिएट करना सीखा है। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ये पर यूनिट सेम रहती है। मींस डाइस बनाना है तो हमें पता है कि इसके ऊपर मटेरियल से एक चिप बोर्ड पूरा लगना है, तो एक चिप बोर्ड की कॉस्ट हमें पता होगी। 10 यूनिट्स बनाएंगे तो 10 यूनिट के हिसाब से वो बढ़ जाएगी, ठीक। जबकि फिक्स कॉस्ट महीने के हिसाब से होती है और वो रहेगी फिक्स। उसे पर यूनिट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिवाइड करेंगे तो फिर कहीं पे पर यूनिट आएगी। 10 यूनिट बनाएंगे तो कुछ होगी, 50 यूनिट्स बनाएंगे तो पर यूनिट कुछ आएगी, 100 यूनिट्स बनाएंगे तो पर यूनिट कुछ आएगी, कम होती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, कम होगी। इसी वजह से ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी से नेस्ले है, बहुत बड़ी कंपनी है, ये बाकी जो रूटीन के सप्लायर हैं उनको कैसे कंपीट कर जाती है या आउट परफॉर्म कैसे कर देती है, मार्केट से आउट कैसे कर देती है। इसकी जो भी फिक्स कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर क्या होती है, डिवाइड हो रही होती है। तो इसे पर यूनिट क्या कॉस्ट कर रही होती है, बहुत थोड़ी सी कर रही होती है। जबकि यूनिट्स जो एक छोटी कंपनी है वो यूनिट्स क्या करती है, कम बनाती है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है, तो पर यूनिट उसको क्या करती है, ज्यादा कॉस्ट करती है। जब ज्यादा कॉस्ट करती है वो कहते हैं हमने तो प्राइस भी ज्यादा रखेंगे, बात होगी तब कमाएंगे। जबकि दूसरी कंपनी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स करते हैं और फिर क्या होता है, उसे पर यूनिट कम पड़ती है। वेरिएबल कॉस्ट तो एक हिसाब से सेम है, एक छोटी कंपनी ने डाइस बनाने हैं और एक बड़ी कंपनी ने डाइस बनाने हैं, तो चिप बोर्ड की तो कॉस्ट सेम है, लेबर भी एक हिसाब से सेम रहती है। असल फर्क कहां पे पड़ता है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर। वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है उनको और वो सस्ती चीज बनाकर बेच देते हैं। ठीक हो गया। ये वाला खत एक चीज आपने पढ़ी थी, पहले पढ़ी थी या नहीं, ये पढ़ाया था मैंने। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड टोटल एक्टिविटी आएगा। क्या आएगा, और मैंने कहा था तब मैंने कहा था इसको यूनिट्स रखते हैं, क्या रखते हैं, और साथ मैंने कहा था ये मशीन आर भी होते हैं, लेबर आर भी होते हैं, मुख्तलिफ बेसिस हैं। क्या है, इसकी मुख्तलिफ बेसिस हैं। तो इस वजह से यहां पर क्या लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ मैंने, बजटेड टोटल एक्टिविटी। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम,
ये जो हमने एक अदद ट्री सीखा था, कौन सा सीखा था? ये वाला ट्री तो नहीं, टी अकाउंट सीखे थे। इस बेचारे का अपना एक चैप्टर है, ठीक? इस बेचारे का अपना एक चैप्टर है, इस बेचारे का अपना एक चैप्टर है, इसका अपना एक चैप्टर है, और ये फिनिश गुड और मटेरियल तकरीबन एक ही चैप्टर में कवर हो जाता है, लेकिन इस बेचारे में भी काफी अपना काम मौजूद है। तो ये सब मजलूम है और हर एक जो है ना अपने अपने हिस्से का एक चैप्टर रखता है, ठीक है? तो वो 2-2 दिन के नहीं है, 5-5, 6-6 दिन के चैप्टर हैं तकरीबन। क्या लें, हमारा एक वीक के अंदर एक चैप्टर रफली क्या हो जाया करेगा, ख़त्म हो जाया करेगा। एक वीक नहीं तो एक वीक में प्लस 1-2 दिन मजीद ऐड अप कर लें, ठीक? चंद एक चैप्टर्स ऐसे होंगे जो हमारे 2 वीक्स या 3 वीक्स के ऊपर जा रहे होंगे, वेरी रेयर 2-3 चैप्टर ऐसे हैं। अदरवाइज 1 से 1.5 वीक के अंदर एक चैप्टर खत्म। अच्छे खासे चैप्टर हैं, 4 चैप्टर तो यहीं पे दिखा दिया आपको, 4-5 चैप्टर तो यहाँ पे है ना, 3 चैप्टर ये हो गए, 4 चैप्टर तो सामने हैं जो हम टी काउंट बनाए हैं और उनको के हर एक का क्या है अपना अपना एक अदद। अभी कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इसको बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड के क्या 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 कुछ काम है। सबसे आसान चैप्टर्स में से है कह लें फैक्ट्री ओवरहेड का, और तकरीबन अक्सर औकात पेपर में आता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टाइम कितना है हमारा पास? यार ये शरारती बच्चा है, बहुत शरारती बच्चा है। ना पढ़ने के ना बहाने सोचता है ये बच्चा बस। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया था, ये वाली बात तो मैंने आपको बता दी हुई है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ये क्या है, आप डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। अब ये इंग्लिश में अल्फाज डिफरेंट हो गए। पहले मैं कहता होता था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू वन प्रोडक्ट, ये अब अल्फाज कौन से हो गए? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जिसकी भी आप कॉस्ट मालूम कर रहे हैं, ठीक हो गया जी? ये डायरेक्टली असाइन हो सकती है। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये असाइन डायरेक्टली नहीं हो सकती, ठीक हो गया जी? अब अगले मसले मसाइल ये हैं कि हमारे पास जो FOH है, FOH फैक्ट्री ओवरहेड में अगर तो जो हमने टी अकाउंट पढ़ा था, हम क्या करते होते थे? FOH पढ़ा था, FOH से WIP में ले जाते थे जी, एक एंट्री पास करके खर्चे ले जाते थे, आप ट्रांसफर कर देते थे। अच्छा, अगर एक डिपार्टमेंट का पता है कि इसकी सैलरी इतनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो वो डायरेक्टली आराम से वेरिएबल खर्चा एक हिसाब से हो गया, वो आराम से उस डिपार्टमेंट को दिया जा सकता है। अब इस चैप्टर में प्रॉब्लम ये आएगी कि डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का हमारे पास एक नहीं होगा, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट थोड़े से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इज इट पॉसिबल और नॉट? नो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक ब्रांड है
शर्ट्स बनाने का। कपड़ा रॉ मटेरियल आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, उसका नाम होगा कटिंग डिपार्टमेंट। वहां पर क्या होगा? कटिंग होगी सिर्फ और सिर्फ। उस डिपार्टमेंट से निकलेगा और अगले डिपार्टमेंट को मूव कर जाएगा। अगले डिपार्टमेंट का नाम क्या होगा? स्टिचिंग डिपार्टमेंट। ठीक, ये स्टिचिंग डिपार्टमेंट भी हो गया। इसके अलावा इसके बाद ये सारा काम करने के बाद क्या पे जाएगा? पैकिंग के अंदर चला जाएगा। पैकिंग से पहले दरमियान में हो सकता है कि इनके अंदर कोई क्वालिटी चेक भी हो रहा हो। क्या? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी हो, जो इसको क्वालिटी चेक करके सेपरेशन करे कि ये ग्रेड ए की शर्ट्स हैं, ये बी की हैं। हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या ये क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या ये एक सर्विस दे रहा है? जो सर्विसेज दे रहा है क्या वो भी फैक्ट्री ओवरहेड ही हो गया जी? अब एक मेन जगह पर खर्चे इकट्ठे हो रहे हैं, वहां से खर्चे कुछ जाएंगे मुख्तलिफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल सैलरी है, क्या है? सैलरी है। तो क्या मुझे पता होगा WIP 1 की सैलरी कितनी है? बोलें, इसमें कौन कौन से बंदे काम कर रहे हैं पता होगा कि नहीं पता होगा? तो सैलरी जो इसकी होगी वो मैं यहां से निकाल के इधर भेज दूंगा। जो सैलरी इस डिपार्टमेंट की होगी वो यहां से निकाल कर इधर भेज दूंगा। ऐसे ही है सैलरी। कुछ जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं जैसे QC है, क्वालिटी कंट्रोल, ये क्या है? एक सर्विस डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं है। तो क्या मुझे ये भी पता होगा QC की सैलरीज कौन सी हैं जी? जो सैलरी इसकी होगी वो भी मुझे पता होगा। अब अगला प्रॉब्लम, अब हमें सारे के सारे खर्चे इकट्ठे कहां पे करने हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। FOI से निकाल के कहां पे लेके जाते होते हैं? एक वैल्यू के जरिए लेके जाते हैं ना। ठीक, एक तरीका कार है कि बस एक वैल्यू उठाओ और लेकर चले जाओ, जैसे हमने काम किया था, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था और एक वैल्यू निकाल कर लेकर चले गए थे। लेकिन अब तो हम पढ़ रहे हैं एक चैप्टर पूरा बड़ी डिटेल में। अब डिपार्टमेंट्स बहुत सारे होंगे। रेंट है, क्या रेंट फिर इस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स में बांटा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बोल लें, बांटा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो सोच के बताएं ना, क्यों नहीं? अगर नहीं बांटोगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी? आपने क्या करना है? प्रोडक्ट की कॉस्ट बनानी है। अब यहां का खर्चा कुछ हो रहा है, यहां का खर्चा कुछ हो रहा है, यहां का खर्चा कुछ हो रहा है, यहां का खर्चा कुछ हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें बहुत ज्यादा मशीन्स लगी हैं, इसमें चंद एक हैं, इसमें सिर्फ लेबर काम कर रही है, कोई मशीन नहीं है। पास में लग गई? तो अब खर्चे मुख्तलिफ किस्म के हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इन 3 डिपार्टमेंट्स में रेंट का खर्चा बांटना है। सोचकर बताएं किस तरह से बांटूंगा। अगर मैं कहूं कि यार ये 2 मरले के ऊपर है, ये 1 मरले के ऊपर है और ये भी 1 मरले के ऊपर है, तो क्या आसानी हो जाएगी? किसी ना किसी अंदाज से मैं उठाऊंगा और कह सकता हूं फ्लोर एरिया के जरिए ये वाला खर्चा किसी ना किसी कुछ ना कुछ सोचकर कोई रेशो बनाकर बांट दूंगा। तो अल्टीमेटली खर्चा कहां पे आ जाएगा? कुछ यहां पर आ जाएगा, कुछ यहां पर आ जाएगा। ठीक, जब खर्चा कुछ कुछ यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा डिजायर्ड खर्चा कहां पर पहुंचाना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में या कहीं और? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कहां पर जाएगा? फिनिश गुड, मुकम्मल होकर। यही मकसद है ना? तो इसका मतलब जो सा खर्चा इसमें आया होगा सर्विस डिपार्टमेंट का, उसका खर्चा भी हम अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से कहां पर लेकर आएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दिस इज अ बैकग्राउंड कि हमारे पास डिपार्टमेंट ज्यादा हैं
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स भी हैं और सर्विस डिपार्टमेंट्स भी हैं, और हमने ये वाले काम करने हैं। जोन जोन से खर्चे पहले से पता है वो असाइन कर दिए, जोन जोन से कॉमन खर्चे हैं, जैसे रेंट क्या है, कॉमन खर्चा है, इसको किसी ना किसी बेसिस सोचकर उस बेसिक्स के तहत इनमें बांटना है। और जब वो बांटते जाएं, सारे खर्चे बांटे जाएं, तो फिर अल्टीमेटली ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं इनको भी उठाकर कहां पर ले आना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ताकि यहां पर कॉस्ट इकट्ठी हो और फिर फिनिश गुड को ट्रांसफर हो जाए। ये है कॉन्सेप्ट। करना कैसे है, ऑब्वियसली हमने टेबुलर वर्किंग बनानी है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम कोई ज़हनी तौर पर अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। अल्टीमेट क्या है, हमें फिनिश गुड की कॉस्ट बनानी है, और फिनिश गुड की कॉस्ट कहां से बननी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। प्रोडक्शन, हमारा काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाना। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाना। तो उसके अंदर FOH की कहानी अब एक सिंगल अकाउंट पे मुहित नहीं रहेगी, ये बहुत सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शिफ्टिंग होगी और कुछ सर्विस डिपार्टमेंट में इसकी शिफ्टिंग होगी। वहां से करते कराते हम सब सारा खर्चे को कहां पे इकट्ठा करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये हमारा टारगेट है। ठीक है जी। स्टेप्स क्या होंगे वो ये लिखे हुए हैं। स्टेप्स क्या होंगे वो ये लिखे हुए हैं। हम एक एक दो दो स्टेप्स करके, 3 स्टेप्स करके सीखते जाएंगे। एक दिन में 2-3 स्टेप सीखे, फिर अगले दिन सीखे, फिर मुख्तलिफ किस्म के पास पेपर की वैरायटी की, और चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बैकग्राउंड पर्पस आपको समझा दिया है, और वो वंस अगेन मैं बार बार आपको रेफर वही वाले टी काउंट्स को कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल कब दिया है, स्टार्ट में दिया। उसका मकसद ये है कि पूरा ट्री आपके माइंड में हो, और मैं जब भी उस ट्री की बात करूं आपको हर चीज क्या लगे, समझ लगे। चलें जी, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, अगर हमारे पास एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे तब ये मसला आना है। अगर एक ही सिंगल डिपार्टमेंट है तो मसला है ही कोई नहीं, फिर तो चुप करके वैल्यू उठाई और पुट कर दी। अब मसला है, कोई भी कंपनी सिर्फ सिंगल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे मुहित नहीं होती, और ज्यादा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में मुहित। तो खर्चों को क्या करना होता है, हमें उस तरीके से लेकर चलना होता है। सबसे पहला काम क्या होगा, आपको डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे। ये क्वेश्चन में लिखे होंगे। डन। अच्छा, फिर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल सैलरी, जिसका हमें पहले से पता होता है कि इस डिपार्टमेंट की ये सैलरी है। इनडायरेक्ट सैलरी की बात हो रही है। FOH में कौन सी सैलरी आती है, डायरेक्ट वाली नहीं, इनडायरेक्ट लेबर वाली आती है। तो इनडायरेक्ट लेबर का हमें पता है कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से बंदे काम कर रहे हैं। हम सिर्फ इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं, FOH की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर की बात नहीं कर रहे। चैप्टर कौन सा है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसका मतलब है सारी कहानियां किसकी होंगी, फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बातें होंगी। और फिर कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिनको बांटा नहीं जा सकता डायरेक्टली, तो उनको क्या करेंगे, वो ज्वाइंट कॉस्ट कंसीडर करेंगे। जो मैंने कॉमन खर्चा बोला था, कॉमन कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट, सबकी इकट्ठी कॉस्ट, उनको क्या करेंगे आप, अपोर्शन करेंगे, बांटेंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट किसी सूटेबल बेसिस। अब बेसिस को सोचना होगा, रट्टा नहीं लगाना, बेसिस को सोचना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंट की बात की, साथ किस चीज की बात की, कि फ्लोर एरिया, जितना एरिया वो घेर रहा है उसके हिसाब से बांट दो रेंट को। ठीक। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करता, पावर यूज करता हूं, फ्यूल एंड पावर। फैक्ट्री की कहानी, अब सोच कर बताएं, फैक्ट्री का जो पावर यूज हो रही है, जो मेजरली मशीन्स को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है,
इसको किस हिसाब से बांटना चाहिए जी? नंबर ऑफ मशीन के ऊपर नहीं, नंबर ऑफ मशीन के ऊपर आप बेटा बांटेंगी तो एक मशीन ये है और एक मशीन ये है। अब प्रिंटर जो है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होगा, और एक वो जो बड़ी सी मशीन है फोटोकॉपी मशीन है वो क्या कंसिडर कर रही होगी, कौन सी ज्यादा कंज्यूम करेगी इलेक्ट्रिसिटी? तो नंबर ऑफ मशीन्स पे नहीं जाएगी बात, किसके ऊपर जाएगी? आवर्स के ऊपर जा सकती है कि इतने आवर्स वो चली, या फिर सबसे बेस्ट आता है किलोवाट आवर, जो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का। बाजुकात वो किलोवाट आवर्स मौजूद होगा, बाजुकात क्वेश्चन में मौजूद नहीं होगा, फिर कोई अल्टरनेट बेसिस उसकी सोचनी पड़ेगी। तो रट्टा नहीं लगाना, सूटेबल बेसिस क्वेश्चन में मौजूद होगी, चूज करनी है कौन सी लेनी। डन? चले, अब ये 2-3 ही मेथड हमने करने हैं, स्टेप्स करने हैं, अगले स्टेप्स इसके बाद होंगे। टाइम कितना रह गया बेटा? फिर से बोला है कि खत्म हो गया, ये बंदा सही नहीं है, अभी 10 मिनट पड़े यार। ये बंदा जो है ना, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समझ लग जाएगी। कटिंग डिपार्टमेंट कौन सा होगा? एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। असेंबली कर रहा है चीजें, मशीनिंग है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मशीन कहां पे इस्तेमाल होती हैं? प्रोडक्शन। निटिंग, मिक्सिंग, फिनिशिंग, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। और सर्विस डिपार्टमेंट की एग्जांपल्स आपकी फेवरेट, यहां पे कुछ लिखा होगा, कौन सा है? ये आपका फेवरेट है, कैफेटेरिया फेवरेट है ना। खाने पीने की बात जहां पर आएगी वो फेवरेट ही होगी। क्वालिटी कंट्रोल, स्टोर डिपार्टमेंट्स, परचेजिंग डिपार्टमेंट, मेडिकल डिस्पेंसरी, इसकी भी अक्सर जरूरत पड़ती है। फैक्ट्री में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, अक्सर औकात फैक्ट्री के अंदर काम करते करते मुख्तलिफ लोगों को चोट लग जाती है, तो उसको क्या करना होगा? डिस्पेंसरी होगी जो तमाम डिपार्टमेंट को क्या कर रही होगी? सर्व कर रही हो। चलें जनाब, अब आए थोड़ी थोड़ी सी बातें करते हैं। क्वेश्चन नहीं, थोड़ी सी बातें करेंगे, क्वेश्चन कल करेंगे। क्वेश्चन कल ही करवाऊंगा, सिर्फ बातें करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे। हमारा काम है बस बातें करना। ये ना सबसे ज्यादा शरारती बच्चा है। ये बच्चा पूरी क्लास का कोर्स नहीं खत्म होने देगा। सबसे ज्यादा पढ़ता भी यही है। ये ना दूसरे बच्चों को ना गलत रास्ते पे डाल के खुद खुद अपना काम मुकम्मल करता है और बाकी साहब को कहता है क्या कर जरूरत है, क्या करना पढ़ के। मैं तो उसके गलत रास्तों में जाने चाहता हूं, मुझे जाने नहीं दिया जाता, मसला ये है। अच्छा चलो एंजॉय कर लिया थोड़ा सा। क्या आई कैप के क्वेश्चन के अंदर कोई डॉज वगैरह होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो खर्चों के दरमियान में ही कोई अगर डायरेक्ट खर्चा दे दिया जाए तो क्या वो फैक्ट्री ओवरहेड होगा या नहीं होगा? वो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होगा। और क्या पहला खर्चा आपको डायरेक्ट मटेरियल नजर आ रहा है? ठीक। और ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ना एलोकेट होकर नजर आ रहा है। तो डायरेक्ट मटेरियल तो एफओएच होता ही नहीं है। तो फिर इसको तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? किक आउट करेंगे, भाई तू तो एफओएच है ही नहीं। और कौन कौन सा खर्चा हो सकता है? डायरेक्ट लेबर भी हो सकती है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे खर्चों को क्या करना है? सबसे पहले भाई तू तो साइड पे हो जा। इनडायरेक्ट लेबर
जो मैंने मिसाल दी थी कि ये तो पहले से पता होता है, तो ये पहले से जो खर्चा है, ये टोटल खर्चा है, ये पहले से पता है, ये एलोकेट होके हमें मिला है। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन कौन से डिपार्टमेंट में इशू हुआ है, वो भी पहले से अक्सर क्या होता है, पता होता है, तो फिर वो भी क्या पहले से क्या है, एलोकेट होकर मिला है। फैक्ट्री रेंटल है, किस बेसिस पर बांटना चाहिए, क्वेश्चन में मजीद बेसिस भी दी होंगी। गुड, वेल डन। फ्लोर एरिया, आज हम बस ये सोचेंगे कि किस बेसिस पर बांटना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये कल करेंगे। ये फ्लोर एरिया की बेसिस के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशो वगैरह कैसे बनानी है वो इंशाल्लाह कल कहानी आएगी। पावर कॉस्ट ढूंढना है, कौन सी बेसिस के ऊपर बांटा जाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्लांट, किलोवाट आवर्स, कौन सी ज्यादा अच्छी बेसिस है, किलोवाट आवर्स। वेल डन, आप तो जीनियस बच्चे यार निकलो यार। डेप्रीसिएशन, अगर ये कोई नोट वगैरह ना लिखा हो तो फिर सोचकर बताएं किस पर होनी चाहिए, कैसे। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, तो मैं भी बस कहने लगा हूं, जाओ शाबाश। बिल्डिंग इंश्योरेंस किस बेसिस पर बांटी जानी चाहिए है, सोचना है। बिल्डिंग की इंश्योरेंस, लॉजिक समझ लग रही है ना, कि मैंने तो कुछ नहीं बताया, आप बच्चे अच्छे बच्चे हैं। फ्लोर एरिया की बेसिस के ऊपर इसको बांटा जाना चाहिए, ये बस अच्छे बच्चों की निशानी है, जो खुद ही बताए जा रहे हैं कि भाई बिल्डिंग एक, जब उसकी इंश्योरेंस होगी तो ऑब्वियसली वो फ्लोर एरिया के हिसाब से होगी। इक्विपमेंट की इंश्योरेंस, मैंने तो कुछ नहीं बताया, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट या कॉस्ट ऑफ प्लांट की बेसिस के ऊपर आप क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। तो यहां पर फ्लोर एरिया के लिए दो जगहों पे ये बेसिस यूज हुई है। लाजमी नहीं है कि जी एक बेसिस यूज होगी तो दूसरी जगह पे वही सेम बेसिस यूज नहीं हो सकती है। ठीक, अब आपको समझ लगी, आधा चैप्टर आपने खुद ही कर लिया। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आज कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ इसी को रिपीट कर आना है।